बहू, अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 2 दिन नहीं होते कि बैग उठाकर मायके चल देती हूँ, और ऊपर से मेरी कमर में भी इतना दर्द रहता है, बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में मैं भी घर के काम नहीं कर पाती हूँ। सुमित्रा जी ने अपनी बड़ी बहू नीलम को टोकते हुए कहा। तो नीलम बोली, हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, देवरानी है ना, वो कर लेंगे रसोई का काम। इतना सुनते ही सुमित्रा जी की छोटी बहू मानवी रसोई घर से बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों भाभी जी, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ और आप जब चाहें अपना बैग उठाकर मायके चलती बनती हो? चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करो। मानवी का गुस्सा देख नीलम भी चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझसे छोटी हो, इसीलिए मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? दोनों बहुओं को झगड़ते देख सुमित्रा जी अपनी बड़ी बहू से बोली, लेकिन बहू, मानवी बहू की बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे तुम भी इस घर की बहू हो, बल्कि तुम तो उससे बड़ी हो, इसलिए तुम्हें तो उससे पहले घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी। लेकिन तुम हो कि हर दूसरे दिन मायके चल देती हो, तो फिर ऐसे में वो अकेली ही क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभालती रही? सुमित्रा जी ने कहा। तो नीलम बोली, अरे माँ जी, एक दिन देवरानी काम कर लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनकर मानवी भड़कते हुए बोली, ये एक दिन की बात नहीं है भाभी जी, तुम्हारा हर रोज का काम है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हूँ। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है तुम्हें? अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन नीलम बहू, घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा। सुमित्रा जी बोली। तो नीलम चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूँ अपनी? ये सुनकर छोटी बहू मानवी बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूँगी। कहते हुए मानवी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, कहकर नीलम घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में सुमित्रा जी के पति राम सिंह जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सुमित्रा, आज तो बहुत थकावट हो गई है। क्यों जी, क्या नरेश आज भी दुकान पर नहीं गया? नहीं सुमित्रा, वो कहाँ मानता है। उसने एक ही रट लगा रखी है कि दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब छोटे बेटे महेश ने हार मानकर दुकान संभाल ली तो उसे भी दुकान संभाल लेनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ सुनता है। राम सिंह जी ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, हद हो गई इन दोनों की तो। उधर बड़े बेटे ने दुकान पर काम ना करने की जिद ठान रखी है, तो इधर बड़ी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तभी उनकी बात को काटते हुए राम सिंह जी बोले, अच्छा सुमित्रा, जाने दो इन्हें, बहुत भूख लगी है, बहू से कहूँ खाना लगा दे। तो सुमित्रा जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। कमर में दर्द के कारण उनसे उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी। अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है, उन्हें कह दो खाना लगाने के लिए। अजी किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है। आपकी बड़ी बहू है जो हर रोज के तरह तैयार होकर मायके चली गई। बोल रही थी कि मेरी मम्मी को शॉपिंग करवा के आऊँगी। अब उसकी देखा देखी छोटी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर राम सिंह जी ने अपनी छोटी बहू मानवी को आवाज़ लगाई। मानवी बाहर आई तो राम सिंह जी बोले, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। बड़ी बहू तो हमेशा से ही किसी की नहीं मानती है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटी, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। तो आप ही बताइए बाबूजी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा?
सारा दिन मैं ही क्यों रसोई घर में पिसती रहूं। भाभी जी के हाथों में क्या मेहंदी लगी है। और तो और वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते रहते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों जेठ जी का फर्ज नहीं बनता क्या कि वो घर के खर्चे में सहयोग दें। वो घर के बड़े बेटे हैं तो उन्हें तो घर की जिम्मेदारी पहले संभालनी चाहिए। फिर हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहें। बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर महेश के लिए भी टिफ़िन लेकर जाना है। राम सिंह जी ने कहा तो मानवी सपाट शब्दों में बोली, ठीक है बाबूजी, आज तो मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन आगे से अगर इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर मानवी पैर पटकती हुई रसोई घर में खाना बनाने चली गई। छोटी बहू के ये तेवर देखकर राम सिंह जी और सुमित्रा जी हैरान रह गए, परंतु अब राम सिंह जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनकी बड़ी बहू नीलम भी घर आ चुकी थी और दोनों बेटे भी घर आ गए थे। तभी राम सिंह जी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बड़े बेटे से कहा, नरेश बेटा, जो जिम्मेदारी तुम्हें बहुत पहले संभाल लेनी चाहिए थी उसे वक्त रहते हुए संभाल लो बेटा। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब ये है कि तेरा छोटा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तभी महेश बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है और फिर तू भी कब तक छोटा होकर अपने बड़े भाई के परिवार को पालता रहेगा। इतनी बात सुनते ही वही पास में खड़ी उनकी बड़ी बहू नीलम बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इसने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के कलेश से तो छुटकारा मिलेगा। तभी छोटी बहू मानवी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। तभी महेश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मानवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ समझने की? तो बड़े बेटे नरेश ने कहा, भाई, तुम लोग झगड़ा मत करो, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी उसकी पत्नी नीलम उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई कमरे में आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूँगी। देखो नीलम, वो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। नीलम, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। इतनी बात सुनते ही नरेश ने नीलम के मुंह पर एक झनाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से नीलम हैरान रह गई और फिर आग उगलती नज़रों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए आज तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूँगी। करीब 1 घंटे के बाद नीलम अपने मायके पहुँच गई। माँ बाबूजी रोते हुए नीलम ने आवाज़ लगाई तो उसके माता पिता
कमरे से बाहर निकलकर आई। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे नीलम बेटी, तू इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पूछा तो नीलम बोली, कुछ ठीक नहीं है माँ। सारा दिन उस घर में काम करके मैं अपनी हड्डियाँ गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताने कसने का। और तो और आपका दामाद कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव दबाऊं? और जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना सुनते ही नीलम के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है जो हमेशा उनके जुल्म सहन किए। लेकिन माँ, सहन ना करती तो और क्या करती? मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन बेटी, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आई। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल लिए तूने। अब तू अपने माँ बाप के घर रह, उन लोगों को तो हम देख लेंगे। उधर नीलम के घर छोड़कर जाने के बाद जैसे ही घर के लोगों को पता चली तो सब परेशान हो गई। महेश ने अपने बड़े भाई से कहा, क्या ज़रूरत थी भैया तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? मैं और क्या करता छोटू? उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। उसकी बदतमीजी मैं आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में जो कुछ भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सुनकर राम सिंह जी बोले, यह तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और नीलम को मनाकर वापस घर ले आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो यहाँ वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर नरेश वहाँ से चला गया। परंतु राम सिंह जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हारकर उन्होंने ही वहाँ जाने का फैसला किया। अगले दिन वो नीलम के मायके पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर नीलम के पिता की त्योरियां ऊपर चढ़ गईं। राम सिंह जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो नीलम के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफ़ी मांगने चले आई। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नरक में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आई हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाऊं। ऐसा मत कीजिए समधी जी, बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? राम सिंह जी ने कहा तो नीलम की माँ बोली, इसके बारे में तो तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, नीलम ने आपको ये तो बता दिया कि नरेश ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। ये बात सुनकर नीलम मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। तो राम सिंह जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में 2 घरों की बागडोर है। आपके एक फैसले से 2 घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो नीलम की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। तो अपना सा मुँह लेकर राम सिंह जी वापस घर लौट आए।
घर आए तो सुमित्रा जी बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए क्या? नहीं सुमित्रा, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो उनके आगे हाथ भी जोड़े थे और माफ़ी भी मांगी, लेकिन ना तो नीलम वापस आने को तैयार हैं और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को तैयार हैं, और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर सुमित्रा जी अपने बेटे नरेश की ओर देखते हुए बोली, बेटा अब तुझे ही उसे मनाकर लाना होगा। माँ, इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलम को उसके मायके में ही रहने दो, जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती। मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वो करने दो। देख बेटा, इसी तरह के अहंकार में घर उजड़ जाते हैं, इसीलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने के बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ ही चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। कहते हुए नरेश वहाँ से उठकर चला गया। अभी एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब महेश दुकान से घर खाना खाने के लिए आया, तो अपनी माँ को कपड़े धोते देख हैरान रह गया। वो तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी मानवी से बोला, मानवी, अब माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का काम भी तुम्हें भारी लगने लगा है। तो मानवी भी चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? आपको मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है। वो महारानी तो ठाठ से मायके जाकर बैठ गई है, मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो मानवी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, महेश ने गुस्से से कहा। तो मानवी चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत है। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वो पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई। इधर नीलम के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, नरेश का कोई फ़ोन आया क्या? नहीं पिताजी, वो क्यों फ़ोन करेंगे, मुसीबत के असली जड़ तो वही हैं। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है, लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अरे बेटी, ये तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए ये सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा ज़रूरी था, अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफ़ी मांगेंगे। ये सुनकर नीलम की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया जी आपने, उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर नीलम के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर नीलम के ससुराल में उसकी देवरानी मानवी भी अपना खाना अलग पकाने लगी, लेकिन महेश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन रविवार था, तो महेश गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके दिमाग में विचारों का तूफान घूम रहा था कि तभी उसकी पत्नी मानवी उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिए। तो महेश बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी को भी खाना परोसोगी। वो मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। तो मानवी गुस्से से बोली, अच्छा, तो आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, महेश ने कहा। तो मानवी बोली, ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था?
चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। महेश ऊंची आवाज़ में बोला। तो मानवी आग बबूला होते हुए बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी नीलम भाभी की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है। महेश का इतना कहना हुआ कि मानवी भी गुस्से में जाकर अपना बैग पैक करने लगी और थोड़ी देर में अपना बैग उठाकर महेश के पास आकर बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वो भी अपने मायके चली गई। लेकिन जब मायके पहुँची तो उसे अचानक अपने घर में देखकर मानवी के पिता थोड़े हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ? ना कोई फ़ोन और ना कोई खबर। फ़ोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी? क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी ओर आपका दामाद है जो ढंग से बात तक भी नहीं करता। अब यहाँ ना आती तो क्या करती? इतना सुनते ही उसके पिता ने कहा, क्या इसका मतलब तुम अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है? राजी खुशी से नहीं। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरी जेठानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को ही कह दिया। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानवी की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई हो? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे बेटी। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी जेठानी के नहीं? तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, ये सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 2 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुमसे ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं करते और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फ़ोन करने पर वो तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई हो। रिश्ता दोनों ओर से निभाया जाता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर मानवी की नज़रें शर्म से झुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? कहते हुए मानवी रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर राम सिंह जी सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी सुमित्रा जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सुमित्रा, बस यही सोच रहा हूँ कि कभी हमारा अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। अब न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे आशियाने को। बड़ी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन छोटी बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो सुमित्रा जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये भी दिन देखने पड़ेंगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। राम सिंह जी ने
दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी बहू मानवी अपने पिता के साथ खड़ी थी। अंदर आते ही उसने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी मानवी के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि वो ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आई हैं, तो मैं इसे उल्टे पांव वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर हाल चाल बांटकर मानवी के पिता मानवी को ससुराल छोड़कर अपने घर वापस चले गए। छोटी बहू के आ जाने के बाद राम सिंह जी और सुमित्रा जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब महेश घर वापस लौटा तो पत्नी से बात किए बिना उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी, मानवी ने कहा। तो महेश बोला, मानवी, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? तो मानवी रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मानवी की बात सुनकर महेश ने उसे गले से लगा लिया। अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस वालों को अपने घर खड़ा देखकर राम सिंह जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। क्या? पुलिस कंप्लेंट? और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया? राम सिंह जी बोले। तो पुलिस वाले ने कहा, एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उसे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर वह अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर लें। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर राम सिंह जी और सुमित्रा जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ते हुए राम सिंह जी बोले, और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो राम सिंह जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर नरेश गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तो उसके छोटे भाई महेश ने कहा, नरेश भैया, गुस्से से कोई बात नहीं बनती, फ़ोन करके आराम से उनके साथ बात करो, समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। तो नरेश को भी ये सही लगा और उसने अपनी पत्नी नीलम को फ़ोन लगाया। तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया तो नरेश शांति से बोला, पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया? क्या ये छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। देखो नरेश, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे
कोर्ट में ही मुलाकात होगी। ससुर की बात सुनकर नरेश भी गुस्से से बोला, ठीक है, फिर जाने दो मामला कोर्ट में। झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर नरेश ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तो महेश बोला, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, मैं अभी उसके पास जाकर आता हूँ। कहकर महेश वकील से मिलने चला गया। थोड़े दिन बाद कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब वो तीनों बाप बेटे कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उनके चेहरे की खुशी देखकर सुमित्रा जी कुछ बोलती उससे पहले ही नरेश ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली माँ, हम केस जीत गए। इतना सुनते ही सुमित्रा जी खुश होते हुए बोली, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं बेटा। तभी महेश ने खुशी से चहकते हुए कहा, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी हैं। नरेश भैया को सरकारी नौकरी भी मिल गई। ये सुनकर तो सुमित्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। घर में तो जैसे उत्सव का माहौल बन चुका था। 2-3 दिन बीते तो सुमित्रा जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें नरेश के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो तलाक के कागज़ भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है। तो राम सिंह जी बोले, ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार नरेश से बात कर लूं। उधर केस हार जाने के बाद नीलम के मायके में जैसे मातम सा छा गया था। अब उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी तो नीलम अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे नीलम के पिता अपनी पत्नी से बोले, रे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो नरेश की भी सरकारी नौकरी लग गई है। ये सुनकर नीलम की माँ हैरान रह गई। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो चौंकते हुए बोली, सरकारी नौकरी? कहाँ हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। खैर, जो होना था सो हो गया। आप नीलम के लिए कहीं और रिश्ता देख लीजिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देते हैं। तभी नीलम वहाँ आ गई और बोली, ये क्या कर रही हो माँ? क्या ज़रूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वो लोग भी ऐसे ही निकले तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। इसीलिए मुझे नहीं करवानी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी, अब कितने दिन तुम्हें घर बिठाकर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस के और रिश्तेदारी के लोग बातें बनाने लगते हैं। तो नीलम गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है। और जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे कहा था, बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब क्या हो गया? अरे बेटी, हमने ये कब कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो नीलम बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटी, शादी तो तुम्हें करनी होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो नीलम नज़रें झुकाते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफ़ी मांग लो। बेटी की ये बात सुनकर नीलम के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा, जब वो यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तो तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी और घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। और अब बोल रही हो कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं। तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहाँ जाकर माफ़ी तो मांग ही सकते हैं ना। तभी नीलम की माँ ने कहा, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर
बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे